हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि नंबर्स हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इनको हम क्या करते हैं, परम्यूट करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन में जैसे आप सिलेक्शन बनाते हैं, जैसे मान लो अगर आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, लेट सपोज 10 ऑब्जेक्ट गिवन है, उनमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो आपको 10 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कम है तब तो किया जा सकता है कि जैसे 5 में से आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो आप मैनुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम बढ़ा दें, ठीक है, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन का तरीका भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और परम्यूटेशन में क्या होगा कि जैसे मान लो अगर आपको 4 लेटर दे दिए जाए, ठीक है, और आपको बोला जाए कि बताओ इनसे बनने वाले वर्ड्स कितने होंगे। ठीक है, तो अगर आप उनको मैनुअली बनाएंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर आपको आइडिया पता है, ठीक है, कि उनको कैसे अरेंज, एक अगर आप पैटर्न में बनाएंगे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे कि आप ये तो बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स वहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं, एक तो होता है परम्यूटेशन जहाँ पे हम सलेक्शन भी करते हैं फिर उनको अरेंज भी करते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन में क्या होता है कि परम्यूटेशन में आपका चीज़ों का ऑर्डरिंग भी होता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में आपका होता है एक तो सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन में होता है सिलेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऑर्डर डू नॉट मैटर। ठीक है, ऑर्डर डू नॉट मैटर। और अगर हम बात करें किसकी, परम्यूटेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं फिर उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन में आपका क्या होता है कि सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, सिलेक्शन भी होता है प्लस अरेंजमेंट भी होता है। प्लस इसका मतलब यहाँ पे अगर आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा। ठीक है, तो ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको जैसे टीम बनानी है। ठीक है, अब 11 पर्सन्स हैं और आपको उनमें से 4 लोगों की टीम बनानी है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑर्डरिंग तो मैटर नहीं करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें होते हैं, आपके टीम फॉर्मेशन वाले होते हैं। ठीक है, टीम फॉर्मेट करनी है, मतलब फॉर्मेशन करनी है, या फिर आपको कमिटी बनानी है। ठीक है, तो कमेटी में भी जैसे आपको कुछ लोग दिए तो वहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। ठीक है, हाँ, गिवन दैट हम ये मान के चल रहे हैं कि जैसे जैसे आप कमेटी में भी आप ऐसे बोल सकते हो कि एक आपका प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अगर उस टाइप से आप कमेटी बना रहे हैं तो वहाँ पे ऑर्डरिंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन सिंपल अगर मान लो आपको 10 में से जैसे 3 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे नॉर्मल अगर कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन या सलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे क्या बोल सकते हैं कि आपका वर्ड फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी क्वेश्चन में अगर आपको मान लो वर्ड फॉर्मेशन दिखता है, या फिर क्या हो सकता है, नंबर का फॉर्मेशन हो सकता है, नंबर्स फॉर्मेशन, जैसे डिजिट दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि बताओ इनसे कितने नंबर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका यूजुअली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एनसीआर। एनसीआर का मतलब क्या होता है कि सिलेक्शन ऑफ, एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट वाले में, इसमें हो जाएगा एनपीआर। ठीक है, तो एनपीआर में क्या होता है कि पहले तो आप एनसीआर तरीके से ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं, फिर आर फैक्टोरियल तरीके से उनको क्या करते हो, आप अरेंज करते हो। ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आर फैक्टोरियल तरीके से कैसे हम अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिकली दोनों में डिफरेंस। ठीक है, अच्छा, मेरी एक और एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कि वीडियो आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो मोस्ट रिलेवेंट एग्जाम्पल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा अगर आप पूरा लेक्चर अच्छे से सुनते हैं तो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें कि यहाँ पे जैसे अरेंजमेंट आ गया, ठीक है, या फिर
या फिर सिलेक्शन आ गया, ठीक है। तो उस टाइम पे कभी कभी हमारे दिमाग में आता है कि कब तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है और कब, ठीक है, कब तो मल्टीप्लाई करना होता है और कब ऐड करना होता है, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिकेशन, इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एडिशन, ठीक है। तो अगर हम कब तो ऐड करते हैं और कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, ऑफ एडिशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ऐड तो कब करते हैं, जब अगर आपको लगता है एक ही टास्क को करने के, ठीक है, अगर अलग अलग आइदर वेज हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई एक सिटी ए है, ठीक है, जैसे मान लो हमने दिल्ली से जाना है आपको, ठीक है, जयपुर, ठीक है। और मान लो आपके पास जो रास्ते हैं, जो आप वाया ट्रेन जा सकते हैं, ठीक है, वाया ट्रेन जा सकते हैं, या फिर वाया बस जा सकते हैं, ठीक है, या फिर वाया फ्लाइट जा सकते हैं, ठीक है। तो 3 रूट हो गए। अब यहाँ से मान लो हमें जयपुर से कोई दूसरी जगह जाना है, ठीक है। लेट सपोज हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जाना है जोधपुर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसमें भी फिर से 3 रूट हो जाएंगे, ठीक है, ट्रेन, बस, फ्लाइट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए कि हाउ मैनी वेज आर देयर फ्रॉम, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, दिल्ली से जोधपुर अगर आपको जाना है और वाया जयपुर मान लो मस्ट कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि हमारे पास कितने, पहले यहाँ से दिल्ली से जयपुर जाने के कितने रास्ते हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 1 1 और 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे आपके, 3 रास्ते, तो 3 वेज तो यहाँ पे हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सबको क्या किया, प्लस किया, 1 + 1 + 1। अब यहाँ पर जैसे मान लो अगर कोई पर्सन ट्रेन से जाता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन ट्रेन से जाता है तो भी उसके पास कितने रास्ते बचेंगे, जयपुर से जोधपुर जाने के, फिर से उसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। तो इन 3 रास्तों में से हर रास्ते के कोरस्पॉन्डिंग कितने वेज हैं, वहाँ पे 3 रास्ते, तो कितना आ जाएगा आपका 3 × 3 = 9। तो यहाँ तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं, ठीक है, और वो टास्क आपकी कंप्लीट अगर नहीं होती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ऐड कब करते हैं, इसको हमने बोला कि ये तो मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम बोले कि कब तो हम ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लो कि ये 3 क्लास है, ठीक है। आप इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये क्लास 1 है, ठीक है। यहाँ पे हमने बोला कि ये कोई क्लास चल रही है जिसमें लेट सपोज कितने स्टूडेंट मान लेते हैं हम, यहाँ पे इसमें 20 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है, ठीक है। और क्लास 2 चल रही है यहाँ पर, इसमें मान लो हमने बोल दिया कि कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, ठीक है। और यहाँ पे क्लास 3 चल रही है और इसमें कितने स्टूडेंट है, मान लो 5 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अब मान लो किसी से बोला जाए, इंस्ट्रक्शन आया कि यहाँ पे जाओ, किसी भी एक क्लास में से, किसी भी एक क्लास में से कोई एक बच्चे को सेलेक्ट करके लाओ या एक बच्चे को बुला कर लाओ, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे जाता है तो बोलेगा कि पहले वो हो सकता है, पहले देखो उसके लिए तो सारी क्लासें बराबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठीक है किसी भी क्लास में वो प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे वो मान लो पहली क्लास में गया, ठीक है, तो उसके पास कितनी चॉइस रहेगी, 20। तो हम बोलेंगे 20C1। मान लो वहाँ पे बोला कि एक बच्चे को वहाँ पे बुलाया है, ठीक है, तो टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा ऐसा भी कर सकता था कि मान लो उसको लगा कि क्लास 2 में भी जाया जा सकता है, तो उसमें से अगर वो क्लास 2 में जाता तो उसके पास कितनी चॉइस होती, 10C1, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता था कि वो क्लास 3 में जाए तो वहाँ पे उसके पास कितनी चॉइस होगी, 5। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं कि 35 नंबर ऑफ वेज तरीके से क्या हो सकता है, वहाँ पे एक बच्चे का सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई एक टास्क है जो आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और उसी टास्क को कंप्लीट करने का कोई दूसरा तरीका है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाला फंडामेंटल, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, अगर यहीं पे मैं आपको बोलूँ कि आपको वापस जाना है और यहाँ पे मतलब ये तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ वेज दिल्ली टू जोधपुर और वाया जयपुर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि वापस रिटर्न भी करना है, ठीक है,
नंबर ऑफ वेज टू रिटर्न, ठीक है। तो आप बोलेंगे रिटर्न, ठीक है। तो मतलब क्या करना है कि दिल्ली से जाना है आपको पहले जयपुर, ठीक है, फिर उसके बाद में जयपुर से क्या करना है, जाना है जोधपुर, ठीक है। अब मान लो कंडीशन ये है कि वापस से ऐसे आना है, ठीक है, इसी मतलब जयपुर को फॉलो करते हुए आना है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ, देखो पहले दिल्ली से जयपुर गए कितने रास्ते, 3, ठीक है। उसके बाद में क्या टास्क कंप्लीट हुआ, क्या टास्क कंप्लीट हुआ, तो हम बोलेंगे कि टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू, अब जयपुर से जोधपुर जाने के कितने टास्क हो, कितने तरीके हैं, 3। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली वापस आप जोधपुर से जयपुर आएंगे तो उसके कितने तरीके, 3, और वापस जयपुर से दिल्ली आने के तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 वेज। और अगर जैसे मान लो यहाँ पे बोला जाए कि वो सेम रूट से वापस नहीं आता है, ठीक है, तो उस बार क्या हो जाएगा कि आप जोधपुर से वापस जब जयपुर आएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कितने रूट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर बात करें कि डू नॉट रिटर्न बाई, डू नॉट फॉलो सेम पाथ, ठीक है, डू नॉट फॉलो सेम पाथ, ठीक है, वाइल रिटर्निंग, ठीक है, वाइल रिटर्निंग यानी मतलब इन द मीन टाइम, यानी जोधपुर से जयपुर जाते टाइम भी और जयपुर से दिल्ली जाते टाइम भी सेम रास्ता अगर यूज नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि पहले दिल्ली से जयपुर जाने के 3 रास्ते, जयपुर से जोधपुर जाने के 3 रास्ते, जोधपुर से वापस जयपुर आने के अब 2 रास्ते हो जाएंगे, और जयपुर से दिल्ली आने के 2 रास्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। और यहीं पे अगर मान लो हम जैसे इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तो ऐसे मान लो कि आपको बोला जाए कि एक क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं, और आपको बोला जाए कि आपको कम से कम एक बच्चे का सिलेक्शन करना है, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 1 स्टूडेंट, ठीक है। तो इस केस में आप बोलेंगे कि एटलीस्ट 1, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 मतलब आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई, बस ये बोला गया है कि एटलीस्ट 1 कम से कम एक बच्चा सेलेक्ट कर लो बस, उसके अलावा आप चाहो 1 या 10 जो भी उठाओ, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि 20 में से मान लो किसी ने एक बच्चे का ही सिलेक्शन कर लिया, तो वो टास्क तो कंप्लीट हो गया ना। अब इसी टास्क को वो कंप्लीट कैसे कर सकता है, आपको कोई पर्सन इसी टास्क को ऐसे भी कंप्लीट कर सकता है, तो ये उसी टास्क को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं कहाँ तक लगा दूँ, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 20C20, ठीक है। आई होप आपको दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों को लास्ट तक ये डाउट रहते हैं कि कब तो मल्टीप्लाई करना है और कब ऐड करना है, ठीक है। तो आई होप अब आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लाई मतलब अगर टास्क आपको लग रहा है, ठीक है, इन द मीन टाइम में क्वेश्चन में भी आपको ये बताता जाऊंगा। और एडिशन में क्या हो जाएगा, अगर आपका टास्क कंप्लीट हो गया है और उसी टास्क को करने का दूसरा तरीका है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसी बेसिस पे जैसे मान लो अगर हमें वर्ड बनाने हैं, ठीक है, वर्ड बनाने, नंबर्स बनाने, जैसे मान लो आपको बोला जाए कि यहाँ पे मान लो जैसे एक वर्ड है आपका, ठीक है, मैथ्स, ठीक है, आपको इसके लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। फॉर्म आपको बोला जाए कि फॉर्म द वर्ड यूजिंग, ठीक है, यूजिंग लेटर्स ऑफ एम वर्ड मैथ, ठीक है, मैथ्स। इसके आपको टोटल वर्ड्स बनाने इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे कि इसमें कितने लेटर्स है आपके पास, MATHS, ठीक है। तो हम बोलेंगे 5 प्लेस वाले 5 लेटर वर्ड आपको बनाने हैं, ठीक है। तो पहले प्लेस को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आप बोलोगे M भी हो सकता है, A भी हो सकता है, T भी हो सकता है, H भी हो सकता है और S भी हो सकता है, ठीक है। देखो उस मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि इस पहले प्लेस को लेके मेरे दिमाग में 5 लेटर्स आ रहे हैं, तो इसको भरने के कितने तरीके, 5, ठीक है। अच्छा, क्या टास्क कंप्लीट हुआ, नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, इनटू, ठीक है। अब सेकंड वाले प्लेस को भरने के मेरे पास जैसे एक मान लो मैंने यहाँ पे M भर दिया, अब कितने वेज हो जाएंगे, अब यहाँ पे मेरे पास रहेंगे 4 वेज। सिमिलरली नेक्स्ट वाले को भरने के 3 वेज, उसके बाद वाले को भरने के 2 वेज और उसके बाद वाले को भरने के 1 वेज। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कितने वेज हो जाएंगे, ये 5 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि जैसे मान लो मैंने M लिया, ठीक है, पहले प्लेस पे, वो A भी हो सकता था, वो T भी हो सकता था, वो H भी हो सकता था, वो S भी हो सकता था। अब पहला M हो गया तो दूसरा क्या आएगा आपका, A हो सकता है, ठीक है, T हो सकता है, H हो सकता है और S हो सकता है। अगर मान लो दूसरा वाला A हो गया तो तीसरा वाला आपका T हो सकता है, H हो सकता है और S हो सकता है।
सिमिलरली यहाँ पर आपका ये एच हो सकता है, एस हो सकता है, सिमिलरली आपका टी हो सकता है, एस हो सकता है, और सिमिलरली आपका ये टी हो सकता है, टी हो सकता है और एच हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो हर ब्रांच से किसी भी आप एक ब्रांच के काउंट कर लो, उस टाइप से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे यही सेम काम हमने यहाँ पे ऊपर किया है। देखो ये मैंने 5 किसके लिए लिखा है कि पहले वाले प्लेस को आपके पास भरने कितने तरीके 5। उसके बाद मान लो आपने एक तरीके से मान लो वापस वहाँ पे m भर दिया। अब आपके पास हर तरीके इनमें से 5 तरीके में से हर तरीके के करस्पॉन्डिंग आपको कितने नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं। देखो कितने नंबर ऑफ वेज दिख रहे हैं 4, ठीक है। उसके बाद उन 4 में भी हर वे के करस्पॉन्डिंग आपको कितने वे दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे 3, और उन 3 में से भी हर वे के करस्पॉन्डिंग आपको कितने वे दिख रहे हैं 2, और उन 2 में से भी आपको फाइनल देखो एच है तो यहाँ पे एस, और यहाँ पे एस है तो यहाँ पे एच, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि 5, फिर उसके बाद में हर वे के करस्पॉन्डिंग 4 ब्रांचें निकलती है, फिर उनमें से हर 4 में से 3 ब्रांच निकलती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों को, ये मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, जेई मेंस में। तो यहाँ पे देखो the number of 3-digit numbers formed using the digit 2, 3, 4, 5 and 7 when the repetition of the digit is not allowed and which are not divisible by 3, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो डिविजिबल बाई 3 की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पे उनका जो सम है वो आपका डिविजिबल बाई 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ, जैसे 4 ले लिया मैंने, 5 ले लिया और 3 ले लिया, तो उनका सम तो क्या हो जाएगा आपका डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ वो लेने हैं 3। पहले तो आप क्या करोगे 3 नंबर ऐसे उठाओगे जो फेवरेबल है, ठीक है। तो इनको आप इसको देखो फास्ट वे में कैसे भी कर सकते हैं। एक तो क्या है कि आप रैंडम वेज बनाओ, ठीक है। दूसरा इसको आप इनको ना क्लासीफाई कर लो, ठीक है। आप 2 को बोल सकते हो कि ये किस कैटेगरी का है, ये आपका 3n+2 टाइप का है, ठीक है। 3 किस टाइप का है, यानी ये 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और 4 आपका किस टाइप का है, 4 आपका 3n+1 टाइप का है, ठीक है। 5 आपका उसी टाइप का है जिस टाइप का 2 है, और 7 आपका किस टाइप का है, जिस टाइप का आपका 4 है। तो अगर मान लो आपको कोई नंबर ऐसा बनाना है जो 3 का मल्टीपल, जो जिसका, क्योंकि 3 डिजिट उनसे जो भी नंबर फॉर्म करोगे तो उन तीनों डिजिट का नंबर का सम आपका 3 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे विच आर नॉट डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप जैसे एक नंबर, अगर आपने 2 नंबर यहाँ से उठा लो, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, पहले वाले से। तो 3, जैसे मान लो आपने 5 ले लिया, ठीक है। तो 2 नंबर आपने अगर इसी कैटेगरी के ले लिया तो वो दोनों नंबर क्या देंगे आपको, वो दोनों नंबर मिलके आपको 3n+4 यानी कितना हो जाएगा आपका, वो आपका एक रिमाइंडर एक्स्ट्रा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे 5+2 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, अब वो 3n+1 टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, एक और नंबर किस टाइप का लोगे आप इस टाइप का ले लोगे, ठीक है, तब भी वो आपका डिविजिबल नहीं आएगा। इस टाइप का ले लोगे तब भी वो आपका डिविजिबल नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने 2 नंबर, एक तो ले लिया आपका 5 और 2, ठीक है। इसके साथ या तो आप 3 ले सकते हैं, या फिर क्या ले सकते हैं 5 और 2 के साथ, 5 और 2 के साथ आप 7 भी ले सकते हैं, और 5 और 2 के साथ आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। तो 5, 2 के साथ आप या तो 3 ले लो, क्योंकि इन दोनों का जो सम आएगा वो किस टाइप का होगा, देखो इन दोनों का सम हमेशा आएगा 3k+1 टाइप का, ठीक है। और 3k+1 टाइप में, ठीक है, आप अगर 3k+2 टाइप का ऐड करोगे तभी वो आपका डिविजिबल बाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा मैंने 7 और यहाँ पे हो गया 4, ठीक है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या ग्रुपिंग कर सकते हैं कि जैसे एक तो अगर मान लो मैं 3 ले लूँ, ठीक है, 7 ले लो, और क्या ले लो, एक 4 ले लो, ठीक है। 7 4 के साथ आप क्या क्या ले सकते हैं, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका, दोनों 3n+2 टाइप के हैं, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो ये 3k+2 टाइप के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आप या तो एक 3 ले सकते हो, या फिर क्या ले सकते हो, या फिर आप 5 ले सकते हो, और या फिर क्या ले सकते हो, आप 2 ले सकते हो, ठीक है। तो और तो कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनेगी। तो इस टाइप से अगर आप क्लासीफाई करके चलेंगे, ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ में नहीं आया तो देखो 3n+2 टाइप का जब आप कोई नंबर लेते हैं, इसका मतलब है कि 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा। जब आप इसमें 3n+2 टाइप का नंबर ऐड करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, देखो 3 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 2+2 4, ठीक है। तो अगर अच्छा, फिर अगर डिविजिबल बाई देता तो हम किस टाइप का लेते, जैसे एक 3n+2 ले लेते, एक 3n+1 ले लेते, एक 3n टाइप का ले लेते, ठीक है। तो वो डिविजिबल बाई
3 हो जाता। तो यहाँ पे टोटल केसेस के टोटल ग्रुप कितने बनेंगे देखो, एक ग्रुप बनेगा 5 to 3 का, एक ग्रुप बनेगा 5 to 7 का, एक ग्रुप बनेगा 5 to 4 का, ठीक है। इस टाइप से टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप बनेंगे। अब हर ग्रुप से आपके कितने नंबर बनेंगे, ठीक है। आप बोलोगे कि हर ग्रुप से कितने नंबर बनेंगे, इस जैसे मान लो मैंने कोई भी एक ग्रुप उठा लिया 5 to 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्लेस को भरने के कितने वेज, 3। उसके बाद में इस प्लेस को भरने के कितने वेज, 2। उसके बाद इस प्लेस को भरने के कितने वेज, तो कितना आ जाएगा, हम बोल सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। और आपके पास ग्रुप कितने हैं, 6, तो 6 × 3 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आपका 36। यहाँ पे ऐसे आप वर्ड बना सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 40,000 एंड डिविजिबल बाई 5 विच कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड बाई 5, विच कैन बी डिविजिबल बाई 5 बनाने, तो डिविजिबल बाई, देखो डिविजिबल बाई 2 के लिए आपको क्या करना होता है कि स्पेशल यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, ये आपका 2, 4, 6, 8 ये होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। डिविजिबल बाई 3 के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सम ऑफ डिजिट, जो अभी हमने ऊपर ही कर लिया, सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर डिविजिबिलिटी बाई 4 है तो लास्ट की जो आपकी 2 डिजिट है उनका 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई लास्ट 2 डिजिट्स जो बनेगा नंबर जैसे 12 उस टाइप का नंबर डिविजिबल बाई 4, ठीक है। तो इस टाइप से पैटर्न देखते हैं। और डिविजिबल बाई 5 के लिए क्या देखोगे आप कि लास्ट का जो डिजिट है, ये तो आप जानते होंगे कि या तो ये 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, देख यहाँ पे देखो विदाउट रिपीटेशन, यानी आपको विदाउट रिपीटेशन का मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान से समझ लो, ठीक है। मैं दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे समझा दूंगा विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि रिपीटेशन यानी एक डिजिट एक बार ही यूज हो सकती है, ठीक है। 5 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5, देखो ग्रेटर देन 40,000 है, तो अगर ग्रेटर देन 40,000 है इसका मतलब क्या होगा कि आगे आपका तो वो आपका 4 से स्टार्ट होगा, बिल्कुल 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। 4 से स्टार्ट हो सकता है, 5 से, यहाँ पे क्या, अच्छा क्या किस का यूज करना है हमें, 0 1 3 5 7 9 का, ठीक है। तो इसका मतलब 4 से स्टार्ट हो सकता था, लेकिन 4 तो अवेलेबल ही नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इस प्लेस को भरने के हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। पहले प्लेस को भरने के यहाँ पे क्या क्या भर सकते हो आप, या तो 5 भर सकते हो, 7 भर सकते हो और 9 भर सकते हो। तो इसको भरने के कितने वेज आपके पास, क्या क्या भर सकते हो, 5 7 या 9, ठीक है। इनटू क्या टास्क कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब क्या आएगा, इनटू आएगा। अब इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब सारे डिजिट आपके पास ओपन है, तो लेकिन एक डिजिट ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, जो भी मान लो आपने अगर यहाँ पे 5 भरा तो एक डिजिट खत्म हो गया। अब कितने डिजिट बचेंगे हमारे पास, अब डिजिट 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट बच जाएंगे आपके पास कितने, जैसे मान लो 5 को मैंने हटा दिया, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, इसको भरने के आपके पास कितने तरीके आ जाएंगे, ये हो जाएंगे, मान लो 5 को हटा दो, ठीक है। अच्छा 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड यहाँ पे। अच्छा ये बात ध्यान रखना कि स्पेशल केस को आप सबसे पहले हैंडल करते हैं। जैसे देखो ये यहाँ पे स्पेशल केस है, ये दोनों यहाँ पे स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्यों हुए भाई, क्योंकि पहला वाला जो है वहाँ पे स्पेशल डिजिट यानी 5 7 9 ही आ सकती है। वैसे इस सबसे लास्ट वाले में भी आपका, क्योंकि डिविजिबल बाई 5 भी दिखाना है आपको, इसका मतलब 0 लास्ट में आपका क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 5 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आएगी कि अगर मान लो 5 पहले यूज हो चुका है, ठीक है, अगर 5 पहले यूज हो चुका है तो वो लास्ट में यूज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको या तो 5 पहले भर के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, स्पेशल केसेस लेंगे, ठीक है। तो हमने बोला कि स्पेशल केस में आप चाहो तो पहले इसको भर दो, कि मैंने लास्ट में यहाँ पे क्या भर दिया, मान लो 0 भर दिया, ठीक है। अब वो वाले केस देख लेता हूँ। अब हमारे पास 5 अवेलेबल है, तो इस प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके आएंगे, 3। तो 0 तो मैं यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ, 1 वेज से। अच्छा ठीक है, अब कितना हो जाएगा आपका, इसको भरने के 3 तरीके। तो 0 खत्म हो चुका है और आगे के 5 7 9 में से एक डिजिट खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो 1
3 7 9। तो इसको भरने के कितने तरीके? 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके और इसको भरने के 2 तरीके। आप इसको सीधा 4p3 भी लिख सकते हैं। जब अगर आपको पता है कि 4 डिजिट आपके पास अवेलेबल है और 3 जगह पे भर के उनको नंबर बनाने हैं तो 4p3 सीधा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मतलब आधा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा केस क्या बनेगा इसी में हम बोलेंगे कि दूसरा केस ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्पेशल केस में अब यहाँ पे दूसरा क्या हो सकता था आपका? 5 भी तो हो सकता था। ठीक है, क्योंकि लड़ाई किसकी है? 5 की है। पहले प्लेस पे भी आ सकता है, दूसरे पे भी आ सकता है। ठीक है, जैसे डिविजिबल बाई 2 का भी करेंगे ना आप, तो सेम कॉन्सेप्ट से आपको फिर थीम वही रहेगी वहाँ भी। ठीक है, उसमें भी क्या करेंगे आप? एंडिंग विद 0, ठीक है, और नॉन एंडिंग विद 0। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि अब 5 तो है ही, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या कि इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 2 वेज हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या? या तो 7 आएगा या 9 आ सकता है। अब आपके पास 4 बचे तो कितना होगा? 4 3 2, और इसको भरने के कितने तरीके थे हमारे पास? 1। ठीक है, तो ये दोनों मिला के आपके पास आंसर आ जाएंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोलोगे कि ये कितना केस हो जाएगा आपका? 4 12। ठीक है, कितना आ रहा है? 12 36 72 आ रहा है मेरे हिसाब से, और जो नेक्स्ट वाला आ रहा है आपका 8 24 और 48। ठीक है, तो दोनों मिला के आपका आंसर हो जाएगा कितना? 120। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते, जैसे अगर रिपीटेशन होता, ठीक है, रिपीटेशन वाला भी एक केस समझ लो। अगर मान लो ये रिपीटेशन होता, तब हम इसको कैसे हैंडल करते? फिर अगर रिपीटेशन होता तो यहाँ पे, क्योंकि अब 0 और 5 दोनों ही अबंडेंस में हमारे पास कमी नहीं है दोनों की, तो अब उस केस में क्या होगा कि हालांकि आप स्पेशल केस को तो भरेंगे, ठीक है, और यहाँ भी इसको भरेंगे, लेकिन स्पेशल केस में जब आप भर दोगे तो वो ख़त्म नहीं होगा। जैसे इस प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके? 2, या तो मैं यहाँ पे 0 भर सकता हूँ या 5 भर सकता हूँ। और इस प्लेस को भरने के अब अपने पास कितने वेज है? क्योंकि 0 और 5 की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आ सकता है, 7 आ सकता है और 9 आ सकता है। तो इस प्लेस को भरने के तो वही आपके 3। अब उसके बाद में यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे तो एनीथिंग आ सकता है। तो कितने? 6 है ना, तो इसके भरने के 6, इसको भरने के 6 और इसके भरने के 6 तरीके। ठीक है, अब जैसे मान लो आपको एक और फटाफट एग्जांपल समझ लो। मान लो जैसे डिविजिबल बाय 2 भी कभी कभी पूछा जाता है, तो उसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, बस मैं उसका एल्गोरिथम बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन करें तो आप लोग प्रैक्टिस करना। डिविजिबल बाई 2 के लिए, और मान लो 0 से लेकर 0 देना, 0 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, और मान लो आपको 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अब क्या होगा? स्पेशल केस एक तो ये हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहाँ तो कुछ बोला ही नहीं है, स्पेशल केस कैसे हो गया? स्पेशल केस इसलिए हो गया क्योंकि 0 भी तो अवेलेबल है। ठीक है, तो 0 भी यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है और यहाँ पे दिक्कत क्रिएट कर सकता है। मैं बता रहा हूँ कौन सा वाला केस, जब मान लो विदाउट रिपीटेशन वाला। ठीक है, विदाउट रिपीटेशन वाला। ठीक है, तो यानी डिजिट लिमिटेड है। लिमिटेड है मतलब जितने बार दे के रखे हैं वो सब एक एक बार है। तो यहाँ पर अब ये जो सबसे लास्ट वाला है, ठीक है, तो आप बोलोगे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 0 भर दिया, ये मान लो मैंने 0 को यहाँ पे लॉक कर दिया। ठीक है, तो अब उस केस में इस प्लेस को, क्योंकि अब 0 तो अवेलेबल नहीं है, तो इस प्लेस को भरने के अब आपके पास कितने तरीके हो जाएंगे? या आप सोचो कि आपके पास टोटल 9 डिजिट है, और 9 डिजिट में से आप कहीं भी कोई सी भी डिजिट भर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 9p4। 9p4 का मतलब ऐसे क्या होता है? npr का मतलब क्या होता है बच्चों? npr होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीईआरटी तो आप लोग पढ़ के आएंगे, इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आप लोगों का, या फिर मैक्सिमम लोगों ने तो मेरे से पढ़ा होगा, तो उनको तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0। ठीक है, अगर मान लो 0 मैंने यहाँ पे नहीं भरा, तो 0 नहीं भरा तो डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब क्या क्या आएगा यहाँ पे? 2 4 6 8, यानी इस प्लेस को भरने के कितने तरीके आपके पास? 4। ठीक है, लेकिन 0 अभी भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे पहले वाले प्लेस पे आपका 0 नहीं आएगा। इसका मतलब 2 4 एक डिजिट तो वहाँ पे ख़त्म हो चुका है और 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 भी नहीं आएगा, तो आपके पास डिजिट कितने अवेलेबल है? 8। लेकिन अब 0 भी अभी अवेलेबल है और 2 डिजिट खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो आपके पास अभी भी कितनी डिजिट है? 8 7, और कितना हो जाएगा आपका? 8 7 6। तो इस टाइप से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी प्रॉब्लम है, या इसको हम बोल सकते हैं कि रैंक निकालने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो
आजकल ये मैक्सिमम जो है इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अभी रिसेंट ईयर में भी 2024 में भी काफ़ी पूछे हैं उन्होंने, 2023 में भी, ठीक है। तो इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं रैंक के ऊपर। तो कैसे, तो इसका मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ठीक है। वैसे एक पहले आप इसका लॉन्ग मतलब या एग्जैक्ट मेथड देख लो कि जैसे मान लो पब्लिक है, ठीक है। अब आपको बोला कि पब्लिक की अगर हम रैंक निकाले मतलब अगर इसके आप लेटर्स को अगर अरेंज करना स्टार्ट करो, सिर्फ इसके लेटर्स की अगर आप डिक्शनरी बनाओ तो छोटी सी डिक्शनरी बनेगी, ये बात तो सही है। 6 फैक्टोरियल यानी 720 वर्ड आएंगे। तो अब उसमें बोला जाए बताओ कि पब्लिक कौन से नंबर पे आ रहा होगा, ठीक है। जैसे आपने पहले बी वाले वर्ड देखे, फिर सी वाले देखे, ठीक है। तो एग्जैक्ट तरीका तो क्या होता है कि आप बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4, फिर बी के सारे वर्ड आप क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, तो बी वाले। तो अब आपके पास, अब ठीक है, अब यहाँ से हम देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे थे, एक एक करके चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या होगा, सीधा से सिंपल सी बात है कि अगर मान लो आपको n ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूँ जो हम बार बार यूज करेंगे कि अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, n ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज, n ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड, ठीक है, आर अरेंज्ड कितने प्लेसेस पे, एट n प्लेसेस, ठीक है, एट n प्लेसेस। तो उसका तरीका सिंपल क्या लिख दोगे आप, इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। और वो कैसे आता है, n इंटू n माइनस वन, याद है ना, जैसे 4 है तो 4 पहले वाले प्लस के 4 तरीके वैसे आता है, ठीक है। और अगर n ऑब्जेक्ट्स है, अच्छा सारे ऑब्जेक्ट अभी हम डिस्टिंक्ट ले रहे हैं, n ऑब्जेक्ट्स एट कितने प्लेसेस, एट r प्लेसेस, ठीक है, और अरेंज भी करने हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उसका तरीका, npr, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कितने आपके पास लेटर्स कितने बचे हैं, 5, और प्लेस भी कितने, तो ऐसे कितने और वर्ड स्किप किए होंगे ना जो मैंने बी से स्टार्ट हो रहे हो 5 फैक्टोरियल तरीके के। वैसे बी के जैसे और कौन कौन आएगा, आपका सी आएगा, ये भी मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। बी हो गया, सी हो गया, और उसके बाद में आपका एल वाले भी स्किप हो जाएंगे, ठीक है। वैसे आई आएगा पहले ना, आई वाले भी स्किप हो जाएंगे, एल वाले भी स्किप हो जाएंगे, और उसके बाद में आपका पी जैसे आएगा, मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। तो ये कितना हो चुका है आपका 5 फैक्टोरियल इंटू ये सब 5 फैक्टोरियल के बराबर है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। पी में क्या हो जाएगा आपका कि पी जैसे स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट लेटर मुझे दिखेगा बी, उसके बाद में बी वाले भी मैं क्या कर दूंगा, सारे स्किप कर दूंगा, ठीक है। 4 लेटर वो बचे, तो ऐसे कितने बनने होंगे टोटल, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद में सी वाले भी मैं स्किप कर दूंगा, उसके बाद में आई वाले भी स्किप कर दूंगा, और एल वाले भी स्किप कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे यू आएगा मैं रुक जाऊंगा अब, और उसमें मुझे पहला वर्ड दिखेगा बी वाला, बी से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। अच्छा उसके बाद में अब नेक्स्ट कितने होंगे, ये वाले भी बी, ठीक है। पहला लेटर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, उसके बाद में पहला लेटर मुझे दिख रहा होगा, उसमें क्या दिख रहा होगा, सी वाला, ठीक है। तो ये वाले तो मैं दोनों स्किप कर दूंगा, ठीक है। कितने बनने होंगे, 2 फैक्टोरियल। उसके बाद में सी के बी, अब उसके बाद मुझे क्या दिख रहा होगा, आई वाला, ये वाले भी हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। उसके बाद में बी, अब नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका, सी वाले निकल गया, अब कौन से आएंगे, एल वाले आएंगे, और हमने बोला कि यही हमारे काम के लेटर्स है। तो उसमें पहला जो आपको दिखेगा CI दिखेगा, और नेक्स्ट वाला जो दिखेगा आपको वो हो जाएगा आपका PUBLIC, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाले मैंने कितने स्किप किए, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 फैक्टोरियल वाले इंटू 4, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 4 यानी कि कितने हो जाएंगे आपके 120, यानी 480 मैंने यहाँ पे स्किप कर दिए, ठीक है। उसके बाद में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 कितने स्किप किए यहाँ पे, 96 हमने यहाँ पे स्किप कर दिए, ठीक है। और ये 2 फैक्टोरियल, ये कितने थे, 2 इंटू 2 यानी 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो यहाँ पे 4 हमने स्किप कर दिया, एक ये रहा, और इसका खुद का भी रैंक हमें जोड़ना है, सीरियल नंबर उसका पूछा है तो +1 इसके लिए, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट का डिजिट मुझे 2 दिख रहा है, ठीक है। वैसे अब मैं एग्जाम तो डायरेक्ट क्या दे दूंगा आंसर, 5 कितना हो जाएगा आपका, 582 हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में लास्ट डिजिट आपका 58 सेकंड वाले ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। या ऐसे फटाफट ऐड कर लो कि ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 100, तो 480 + 2, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक टेक्निक। अब आप इसकी देखो फास्ट वाली टेक्निक देखो, क्योंकि आजकल देखो हम हर क्वेश्चन में अगर 10-10 सेकंड में बचाते हैं, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन के बाद में हमारे पास मतलब एक नया क्वेश्चन करने का टाइम बच जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रख के चलना है, मतलब जहाँ भी टाइम बच सकता है वहाँ पर एग्जाम में आपको टाइम बचाना है, ठीक है। अब देखो इसको फटाफट एग्जाम में कैसे करना है, देखो फास्ट टेक्निक PUBLIC, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसको यहीं पर रैंकिंग कर दो, ठीक है। तो रैंकिंग करोगे तो 1, उसके बाद में हो जाएगा 2, उसके बाद में हो जाएगा आपका
3, उसके बाद में यहाँ पे एल कौन से नंबर पे आएगा 4, और उसके बाद में हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, ध्यान से समझना कि इसकी पी की रैंक कितनी है 5, इससे कम रैंक वाले कितने हैं, इससे कम रैंक वाले आगे कितने दिख रहे हैं आपको 4। कौन कौन है, जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। यू 6 से छोटे वाले कितने दिख रहे हैं रैंक में 4, बी से छोटे वाला कोई नहीं है, 4 से छोटे वाले कितने हैं 2, 3 से छोटे वाला कितना है 1, और 2 से छोटे वाला आगे कोई नहीं है 0। इसके बाद ये लिख के आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 5 फैक्टोरियल। इनको कोरस्पोंडिंग वे में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा आपका कितना 480, और ये आ जाएगा आपका 96, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, प्लस 0। ठीक है, ऐसा क्यों होता है ये मैं क्लास में बच्चों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानोगे तब भी आपको यहाँ तो काम चल जाएगा। ठीक है, एग्जाम के हिसाब से तो काम चल जाएगा। ठीक है, +1 किसके लिए, पब्लिक को भी खुद इंक्लूड करना है, अगर वो एक्सक्लूड करे तो आपको इसको ऐड नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 582। तो जल्दबाजी में कभी ये गलती ना करना, अगर वो पब्लिक को इंक्लूड करवा रहा है तो +1। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने टू इंक्लूड वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, और अगर वर्ड को मना कर दे वो कभी कभी कि वर्ड को एक्सक्लूड करना है, तो आप बोलोगे कि उससे ऐसे बोलेगे इससे पहले कितने वर्ड आएंगे, तो 582 नंबर पे आएगा आपका पब्लिक वर्ड। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रिक बोल लो या शॉर्ट मेथड बोल लो या मेथड 2 बोल लो, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम में आपको यही यूज करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये भी समझ लो कि कभी कभी वो क्या होता है कि वर्ड को रिपीट करवा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था आपका G20। ठीक है, G20, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, G20, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके लेटर्स भी क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन रिपीट कर रहा है, आपका टी रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल एनफ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसकी रैंक 1। ठीक है, इसकी रैंक आएगी आपकी 1, इसकी आएगी 2। ठीक है, इसको एक काम करता हूँ मैं थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। ठीक है, G ठीक है, G20 इस टाइप से वर्ड दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसकी रैंक क्या हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, इसकी हो जाएगी 2। ठीक है, और इसकी हो जाएगी 3, और इसकी हो जाएगी आपकी 4, इसकी हो जाएगी 4, और इसकी हो जाएगी 5, और इसकी हो जाएगी 6। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि यहाँ पे 2 से छोटा कौन दिख रहा है, मुझे 1 दिख रहा है। ठीक है, टी से छोटा कौन दिख रहा है, टी से छोटा आपको 1 और 3 दिख रहा है। ठीक है, तो कितने हैं 2 है। ठीक है, 5 से छोटा कौन कौन है 1 3 4, यानी कि 3 इससे छोटे हैं। ठीक है, 1 से छोटा कोई नहीं है 0, n से छोटे कितने 0। ठीक है, 4 से छोटे कितने 0, 6 से छोटे कितने 0। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी रैंकिंग एक बार आप अल्फ़ाबेटिकल वे में देख लेना कि सही तो लिखी है हमने। उसके बाद भी क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है आपको 1 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे लिखना है 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, 5 फैक्टोरियल तो आप लिखोगे ही, लेकिन बस ये ध्यान देना है कि यहाँ पर देखो ये 4 और ये 4 2 बार है ना, इसको इंक्लूड करते हुए टोटल कितनी बार है 2 बार। तो यहाँ पे आप इसकी वजह से क्या लगाएंगे 2 फैक्टोरियल लगाएंगे, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद में सेम यहाँ पे मतलब उसको इंक्लूड करते हुए उसके आगे ऐसे कितने जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आप लगाओगे 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप लिखोगे क्या कि इसके आगे कितने ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं। तो आप बोलोगे कि 2 4 है जो रिपीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये 2 फैक्टोरियल क्यों लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज ऑफ 4, और यहाँ भी क्यों लिखा मैंने, बिकॉज ऑफ 4, यानी इसके और इसके आगे कौन है जो रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लास्ट में इन सबको क्रॉसपोंडिंगली मल्टीप्लाई करके, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कर दोगे +1, अगर आपको G20 भी इंक्लूड करवाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जो मैंने ये इसका वीडियो बना के एक शॉर्ट्स भी बना के डाला था इसका। ठीक है, छोटा वाला वीडियो, तो उसमें BHBJO। ठीक है, अब जैसे इसका आपसे पूछा गया बताओ डिक्शनरी में कौन सा वर्ड होगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितना आप सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि भाई यहाँ पे कितने टोटल अगर आप देखेंगे तो BHBJO। ठीक है, उन्होंने थोड़ा रैंक ना पूछ के थोड़ा सा बोल दिया कि बताओ इनमें से 50वां वर्ड कौन सा है। ठीक है, रैंक निकालना तो बच्चा आराम से सीखने लग गया था, तो उन्होंने क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। हम कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन को फॉर्मेट चेंज हो जाएगा तब भी अच्छे से कर पाएंगे। देखो यहाँ पर टोटल कितने लेटर्स है, 5 लेटर्स है। टोटल कितने वर्ड बनेंगे अगर आप देखोगे तो 5 फैक्टोरियल। अच्छा देखो, जब आप वर्ड बनाते हैं तो अगर 5 डिफरेंट है, ठीक है,
अगर 5 डिफरेंट है तो उनको अरेंज करने का 5 डिफरेंट लेटर्स अरेंजमेंट जो होता है आपका, लेटर्स हो, नंबर हो और ऑब्जेक्ट हो, अरेंजमेंट कितना होता है आपका, ठीक है, ये होता है 5 फैक्टोरियल। या n का कितना होता है, ठीक है, n का कितना होता है n फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर मान लो उनमें से, अगर मान लो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, n है, उनमें से आपके p अलाइक है, n है और p अलाइक है, ठीक है, और q अलाइक है, मतलब जैसे q एक जैसे हैं और q एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला शायद आप लोगों को याद होगा, n फैक्टोरियल टोटल है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, p फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, q फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्लास में देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्योंकि वो जो अलाइक हो जाते हैं तो उनके अरेंजमेंट उतने ही टाइम्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 5 फैक्टोरियल, लेकिन b दो एक जैसे हैं तो यहाँ पे कितना अरेंजमेंट हो जाएगा आपका, तो यानी कितने वर्ड बनेंगे 60। तो 60 तो टोटल कितने 5 है, तो इसका मतलब 12 सबको मिलेंगे, यानी इसको 12 मिलेंगे, इसको 12 मिलेंगे, इसको 12 मिलेंगे और इसको 12 मिलेंगे, इसको 12 मिलेंगे, ठीक है। यानी बी से स्टार्ट होने वाले कितने हो जाएंगे आपके, बी के कितने बनेंगे, 2 बनेंगे ना, तो 24 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा आपका, बी से स्टार्ट होने वाले 24, उसके बाद किसका नंबर आएगा, आप फटाफट बताओ, एच का आएगा, जे का आएगा, ठीक है। तो एच और जे इन दोनों को 24 तो कितने हो जाएंगे, 24 इन दोनों के हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपका जो 49th जो वर्ड होगा वो ओ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ओ में भी आपको कौन सा पूछा है, देखो उन्होंने ज़्यादा दूर का नहीं पूछा है, 50th पूछा है, ठीक है। तो 50th आप फटाफट बता पाएंगे, क्या हो जाएगा, पहला वर्ड क्या आएगा, ओ बी बी जे, नहीं एच पहले आता है ना, तो क्या हो जाएगा आपका एच जे, और उसके बाद नेक्स्ट आपका 50th वर्ड क्या हो जाएगा, ओ बी बी जे एच, ये हो जाएगा आपका 50th वर्ड, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वो मैंने जो वीडियो डाला था उसमें आपको एक और इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी हमने बहुत बार सीखी हुई है, n+1 CR+1 टाइप की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसमें हल्का फुल्का मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो NCR अगर ऐसे लिखा हो तो आप इसकी दोनों इंडेक्स को, ठीक है, दोनों इंडेक्स को चाहो तो बाहर ले सकते हो, फ्रंट वाले इंडेक्स को, यानी n/r, ये क्वेश्चन की नीड के हिसाब से आप लोग डिसाइड करोगे। कहने का मतलब से 8C4 लिखा हुआ है, करोगे आप लोग इसको कैसे कि 8 और 4 को आप बाहर ले लो, बाकी उसके नेक्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगी 7C3, इस टाइप से प्रॉपर्टी काम करती है, ठीक है। NCR प्लस NCR+1, ऊपर वाली दोनों इंडेक्स सेम है, नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, तो आपका जो आंसर आता है वो ऊपर वाली दोनों ऐड हो जाएगी और नीचे वाले में, मतलब ऊपर वाली दोनों इंडेक्स ऐड नहीं, n+1 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा जो बड़ी वाली इंडेक्स है। सिमिलरली डिवीजन में भी अगर ये काम करता है फॉर्मूला NCR/NCR+1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने इतनी बार बता दिया कि अब तो आप लोगों को अच्छे से याद हो ही जाने चाहिए, ठीक है। बाइनोमियल में मैंने बताया, उससे पहले हमने सीक्वेंशियल सीरीज में भी शायद यूज हुआ था, उस चैप्टर में बताया। तो यहाँ पे देखो R और R+1, तो जो बड़ी वाली इंडेक्स है, जो बड़ी वाली इंडेक्स है वो तो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, दोनों इंडेक्स का दोनों का डिफरेंस, तो क्या आएगा, ये आएगा R+1 n-r, ठीक है। जैसे अगर आपको दे दिया जाए 10C3/10C2, तो क्या करोगे, बड़ी वाली इंडेक्स कौन सी यहाँ पे 3, तो इसको तो ट्रांसफ़र कर दो आप 3, और ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 - 2 यानी कि 8, तो इस टाइप से डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो ये काइंड ऑफ शॉर्टकट भी आपको ये बहुत कम टाइम में इक्वेशन सोल्व करवा देगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा के करेगा ना तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा। NCR का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, लिख तो देता हूँ मैं। NCR का फॉर्मूला क्या होता है आपका, n⁻n-r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक है। और NPR का क्या होता है, NPR का फॉर्मूला होता है आपका n⁻n/r फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे तीनों का रेशियो दे के रखा है, तो आप जो मैंने आपको जो तरीका बताया उससे करो, n+1 CR+1/NCR, ठीक है। और ये कितना दे के रखा है आपको 55, इसका रेशियो मैं अभी लिख रहा हूँ 55/35, ये दे के रखा है। तो देखो या तो आप फॉर्मूला लगाओगे या सीधा मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे देखो ऊपर वाले और नीचे वाले के दोनों इंडेक्स में एक एक का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले से आप क्या करो, एक एक इंडेक्स कम कर लो, कैसे, n+1 और r+1 को बाहर ले लो, तो क्या बच जाएगा वो NCR, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो एक रिलेशन आ गया। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड में भी यही बात है कि NCR/n-1 CR-1 कितना आ जाएगा, ऊपर वाले से एक एक बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, और ये बचेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये तो बच जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और कितना हो जाएगा आपका जो रेशियो आ जाएगा 35/21,
7 से कट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों के रेशियो आ चुके हैं। ये कितना हो जाएगा आपका, 5 से कट होगा तो 11 टाइम्स, ये होगा 7 टाइम्स, और ये 5 से कट होगा तो 7 टाइम्स, और ये होगा 3 टाइम्स। तो यहाँ से आपको एन और आर में एक रिलेशन मिल गया, ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो तो आपका देखो कितना हो जाएगा 3n। यहाँ से क्या मिलेगा आपको 3n इक्वल्स टू 7r, ठीक है। और ऊपर वाले से क्या मिलेगा आपको 7n प्लस 7 इक्वल्स टू 11r प्लस 11। बाकी तो आप लोग सोल्व कर ही लोगे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अरेंजमेंट में वो क्या करते हैं, और भी रेस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक एग्जाम्पल से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो उन्होंने बोला कि 10 बॉयज़ है, ठीक है। ध्यान से समझना अरेंजमेंट, जब वो क्या क्या मैं आपको यहाँ पे इससे गैप मेथड समझाऊंगा, ठीक है, और टाई मेथड समझाऊंगा, ठीक है। कौन सा मेथड समझेंगे हम यहाँ पे, गैप मेथड, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका एंड टाई मेथड, ठीक है। तो गैप मेथड में तो हम क्या करेंगे कि गैप मेथड में क्या हो जाएगा आपका कि जब जैसे एग्जाम्पल से ही समझो, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल दिया मैंने यहाँ पे कि आपको मान लो 10 बॉयज़ हैं, ठीक है, और 10 बॉयज़ है और 7 गर्ल्स है। इनको आपको एक रो में बिठाना है, ठीक है, ठीक है। आर टू बी सीटेड इन अ रो, ठीक है, इन अ रो, ठीक है। और सच दैट पहले तो आपको बोला गया, ठीक है, कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल। यानी कैसे भी बिठाओगे तो कितने तरीके आ जाएंगे इसके तरीके आ जाएंगे आपके कितने भाई, टोटल 17 स्टूडेंट है, तो 17 को हम कैसे बिठा सकते हैं, 17 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, अगर बोला जाए कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठनी चाहिए, तो इसको हम सोल्व करेंगे फिर कब, ठीक है। यहाँ पे गैप मेथड कब यूज करते हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू और मोर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी केप्ट, कैसे रखने हैं हमें, सेपरेटेड रखने हैं, ठीक है। मैं 2 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं या 4 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको एक साथ नहीं रखना चाहता हूँ। और टाई मेथड अब हम कब यूज करेंगे, व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट आर टू और मोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 2 और मोर ऑब्जेक्ट्स आर टू बी केप्ट टुगेदर। स्ट्रिक्टली बोला गया है कि उनको आपको साथ में रखना ही है, ठीक है। तो आप टाई मेथड यूज करेंगे, अभी समझ में आएगा। जैसे नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा कि ये बॉयज़ को पहले बिठा दूंगा। भाई 10 बच्चे, हमने बोला भाई बैठ जाओ, ठीक है। ये हो गया B1 बैठ गया, B2 बैठ गया, इनको बोला कि एक एक गैप छोड़ के बैठ जाओ, ठीक है। B4 B5 वैसे हो जाएगा, आपको B6 B7 B8 B9 B10 इस टाइप से बिठा दिया। अच्छा, इनके अरेंजमेंट के पहले इनको बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल तरीके से। हमने बॉयज़ को बोला भाई अपने हिसाब से जाके बैठ जाओ, तो वो 10 फैक्टोरियल तरीके से बैठ सकते हैं। अब जो गर्ल्स के लिए, अब यहाँ पे बोलेंगे गर्ल्स को बोलेंगे जो यहाँ पे ये बीच में गैप्स दिख रहे हैं, कितने गैप्स दिखेंगे, देखो ये ध्यान रखना, ये इसको नहीं गिनते हो आप, तो B1 के आगे भी एक गैप हो सकता है, कोई चेयर्स नहीं लगे, रो है, एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो आगे भी एक जगह बनती है और एक लास्ट में, तो टोटल 10 बॉयज़ के होने से 11 गैप्स बनेंगे। तो 11 में से आप क्या करोगे, अब 11 में आपको कितने ऑब्जेक्ट को अरेंज, कितने गर्ल्स को अरेंज करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे हम इन द मतलब PNC में जैसे ऑब्जेक्ट हो गया तो सबको हम ऑब्जेक्ट या ITT इस टाइप से मान के हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे कि आपके प्लेसेस कितने 11, वहाँ पे आपको 7 गर्ल्स को अरेंज करना है, ठीक है। अगर 11 प्लेसेस पे तो कितने हो जाएगा 11P7, कितना हो जाएगा 11P7। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि पहले आप 11C7 तरीके से 7 गर्ल्स का सिलेक्शन कर दो, सॉरी 7 प्लेसेस का सिलेक्शन कर दो और उनको आपस में कितने तरीके से अरेंज करोगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका सिलेक्शन ऑफ 7 प्लेसेस, सिलेक्शन ऑफ एनी 7 प्लेसेस, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को गैप मेथड। ये जो बताया हमने ये है आपका गैप मेथड, ठीक है। अच्छा, अब इसी में मान लो कंडीशन आ जाए कि ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे
कि सब गर्ल्स को क्या कर दो एक साथ, ऐसे हम क्या कर सकते हैं एक साथ खड़े कर दो, या सबको हम इसको टाई मेथड बोलते हैं कि सबको एक साथ इस टाइप से बांध दो, ठीक है, कि G1 हो गया, G2 हो गया, फिर क्या बोल सकते हैं हम G7। हमने क्या कर दिया, सबको ऐसे बांध दिया, ठीक है। अभी इसको क्या करेंगे हम एक एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। तो टोटल हमारे पास एंटिटीज कितनी हो जाएगी कि B1 B2 ये 10 तो बॉयज़, तो 10 एंटिटी ये प्लस ये। अब इसको हमने क्या कर दिया एक रस्सी लाके ऐसे बांध दिया, ठीक है, तो इससे बाहर नहीं जा सकते। तो ये कितने ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास, एक तो 10 तो बॉयज़ वाले और एक ये, तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए टोटल 11। पहले तो हमने बोला इनको अरेंज, क्योंकि ये जहाँ भी जाएंगे ना, ये वाला ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप एक साथ जाएगा, ठीक है। तो 11 ये हो गया, इसको बोलते हैं हम इंटर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको, इंटर अरेंजमेंट, ठीक है। उसके बाद इनटू, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट कि इनमें ये गर्ल्स भी तो आपस में इधर उधर हो सकते हैं, जैसे G2 G1 आपस में इंटरचेंज हो जाए, तो ये 7 ऑब्जेक्ट या 7 एंटिटी 7 गर्ल्स आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकती है, 7 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है, आपस में। ये कौन सा अरेंजमेंट है, ये आपका इंट्रा अरेंजमेंट है, ठीक है। ये कौन सा अरेंजमेंट है, आपका इंट्रा अरेंजमेंट है, ठीक है, इंट्रा अरेंजमेंट, ठीक है। इंट्रा मतलब समझ गए ना कि वो उस जो हमने उसको टाई कर दिया उसके बीच में जो अरेंजमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप गैप मेथड आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इनको कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर बोल दे, देखो एक तो होता है यहाँ पे कीवर्ड होता है दो तरह का होता है, एक होता है आपका नॉट ऑल गर्ल्स, ठीक है, नॉट ऑल गर्ल्स सिट टुगेदर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस में और सेकंड वाले में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ऐसा हो सकता है कि G1 G2 एक साथ आ जाए, फिर B1 आ जाए, फिर आपके G2 आ जाए, G3 आ जाए, इस टाइप से अलाउड है इसमें। मतलब कोई भी दो गर्ल्स आपकी साथ में बैठ सकती है, कोई 4 एक साथ बैठ सकती है, ठीक है। उसमें तो क्या था कि कोई दो गर्ल्स साथ में ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोनों में डिफरेंस है। तो इस टाइप को कैसे करेंगे, फिर हम क्या करेंगे टोटल, टोटल में से सिर्फ कौन सा तरीका अलाउड नहीं है, जब सारी गर्ल्स क्या बैठी हो, साथ में बैठी हो। तो टोटल यानी जो पहले पार्ट में हमने देखा उसमें से कौन सा पार्ट माइनस कर दोगे आप, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो बाकी उसमें सारे आपके नंबर ऑफ वेज काउंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो 17 फैक्टोरियल माइनस कितना हो जाएगा 11 फैक्टोरियल, ठीक है, 11 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ये हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आई होप आप लोग ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इन विच टू एन डू नॉट अपीयर एडजेसेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर आप एन और एन को हटा दो, ठीक है, इनको साथ में नहीं रखना, तो गैप मेथड लगा देंगे। तो उसके अलावा कितने लेटर आपके पास, पहले B A इनको अरेंज कर दो कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल अपॉन, क्योंकि 3 एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल। अब उसके बीच में आपको कितने प्लेसेस बनेंगे ऐसे करने से, 5 प्लेसेस। तो 5 पे आपको कितने अरेंज करने हैं, 2। तो पहले 5 में से आप क्या करो कि 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो और वहाँ पे 2 एन को अरेंज करने के तरीके कितने आएंगे, 2 फैक्टोरियल, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे के रखा है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर द, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से समझना। इससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्टेशन मेथड, कौन सा मेथड, स्टेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे मान लो एक ट्रेन है जो, ठीक है, जो यहाँ पे स्टेशन ए से चलती है, ठीक है, और स्टेशन बी पे जाके रुकती है। ये स्टेशन ए, इसका स्टॉप ये से चल रही है, ठीक है। ये हमने बोला कि ये एक ट्रेन है जो यहाँ से ये इस टाइप से चलती है, ठीक है, ऐसे जाएगी। यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट जो स्टेशन है, मान लो वो हमने बोले कि इसके इंटरमीडिएट जो स्टेशन है मान लो 13 स्टेशन है, ठीक है। अब ट्रेन को क्या करना है कि यहाँ से चलना है, बी पे जाके रुकना है, ठीक है। अच्छा, उसके बीच में 3 स्टेशन पे रुकना अलाउड है, ठीक है। हम बोलेंगे इट इज़ अलाउड, ठीक है, इट इज़ अलाउड, इट इज़ अलाउड टू स्टॉप, ठीक है, एग्जैक्ट एट 3 स्टेशंस बट नॉट एडजेसेंट, लेकिन ध्यान रखना कि वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, बट नॉट एडजेसेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो एक तो था गैप मेथड, ठीक है, गैप मेथड में भी एडजेसेंट तो नहीं थे वो,
लेकिन उसमें क्या आता है कि जो ऑब्जेक्ट है आप कुछ ऑब्जेक्ट के बीच में और ऑब्जेक्ट आप इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ 10 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, कुछ रोल नंबर्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो उनमें ही आपको बोला जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट को ऐसे इनमें से 3 नंबर ऐसे सेलेक्ट करो कि वो आपके एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। व्हेन अरेंज्ड ऑब्जेक्ट्स आर टू बी पिक्ड अप, ठीक है, जो आपको ऊपर उठाने, टू बी पिक्ड अप एंड नोट एडजेसेंट, क्या नहीं होने चाहिए वो आपके नोट एडजेसेंट, यानी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे बच्चों कि इसका या तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ पे उन सारे स्टेशन को आप एक जैसा मान लो, उन सारे स्टेशन को मैंने क्या किया, एक जैसा मान लिया। 13 स्टेशन है, ठीक है। हालांकि फिजिबल तो नहीं है जो हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन समझने के पर्पज़ से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर आप क्या करो कि उनमें से 3 स्टेशन को, ठीक है, जैसे 3 स्टेशन सेलेक्ट करने हैं तो 3S को आप ऊपर उठा लो, ठीक है। 3 स्टेशन को आप ऐसे रेंडमली क्या कर दिया, आपने ऊपर उठा लिया ऐसे, ठीक है। और ऊपर उठा के उनको आपने, मतलब आप ऐसे सोचो कि जैसे कोई प्रोटोटाइप रखा हुआ है स्टेशन का, सब एक जैसे आइडेंटिकल थे, मैंने उनको क्या किया, ऐसे ऊपर हवा में उठा लिया। अब कितने बचेंगे आपके, 10 स्टेशन नीचे बचेंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, +3, ये 10 है आपके और +3। अब क्या करो, उनको कलर कर दो, ऊपर जो स्टेशन आपने उठाया उनको कलर कर दो। अब ऊपर से जब आप देखोगे तो इनको कलर स्टेशन को रखने के आपके पास कितने गैप दिखेंगे आपको, 10 स्टेशन नीचे रखे हुए हैं, ऊपर कितने आपके 3, और 10 स्टेशन में कितने गैप दिखेंगे आपको, 11। तो 11 प्लेसेस पे आपको कितने ऑब्जेक्ट अरेंज करने, 3। तो कितना हो जाएगा, 11C3 आपके टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उनको अरेंज करोगे इन द मीन कहीं भी, ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे मान लो ये 3, ठीक है, मैंने ऐसे अरेंज कर दिया S1, क्योंकि गैप में बिठाओगे तो कभी भी एडजेसेंट आने का सवाल नहीं है। अब आप इनको नंबरिंग कर दो, ये हो गया S1 S2 S3 S4 S5 S6, ठीक है। क्लास में हम इसको और भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है, जो लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग ऐसे ही, क्योंकि आपको सिर्फ मार्क्स लाने से हमें मतलब होना चाहिए अभी इस टाइम पे, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इस टेक्निक से क्या होगा, देखो S2 सेलेक्ट हो गया, S4 सेलेक्ट हो गया, S7 सेलेक्ट हो गया, तो इस तरह से सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं इस वाले मेथड से, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि N स्टेशन थे, ठीक है, N स्टेशन थे, उनमें से आपने कितने, मान लो R नोट एडजेसेंट उठाने, तो R को ऊपर ले जाओ, तो कितने हो जाएंगे आपके N-R, ठीक है। अब जब ऊपर ले गए तो नीचे कितने बचेंगे आपके, N-R ही बचेंगे ना, और तो गैप कितने दिखेंगे, N-R+1 गैप, और उसमें आपको कितने स्टेशन रखने, R। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट, बहुत काम का मेथड है ना, नॉन एडजेसेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आउट ऑफ N। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। टेक्निक समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो क्या रखना आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, N+N-R+1 स्टेशन मेथड से ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हुज वर्टिसेस आर एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं और भी इसके पार्ट बना के आपको सोल्व करवा देता हूँ, तो इससे रिलेटेड अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है तो फिर वो आपसे हो जाना है, ठीक है। 8 ऑक्टागन देख रखा है, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3, कितने हो गए, 4 होगी ना, 5 6 7, हालांकि रेगुलर लग नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन समझ जाना आप तो रेगुलर ही है, ठीक है। ये होगा 1 2, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ठीक है, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, 6, ये हो जाएगा आपका 7, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। इसको नाम दे दो आप P1 P2 P3, ठीक है, P3 P4 P5 P6 P7 P8, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, मैं सारे पार्ट आपके क्लियर करवा देता हूँ। एक तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, या फिर सबसे पहले चलो डायगोनल्स कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्या पूछा जाता है, डायगोनल, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या पूछा जाएगा, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ इस टाइप से, नंबर ऑफ डायगोनल्स। दूसरा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कि आप कितने टोटल यहाँ पे ट्राइंगल्स बना सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, थर्ड नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, ऐसे ट्राइंगल जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग वन साइड इन कॉमन, एक साइड जिनकी कॉमन है, वन साइड इन कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे टू एग्जैक्टली टू साइड इन कॉमन, एग्जैक्टली टू साइड इन कॉमन, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में आपसे क्या पूछा जाएगा कि नो साइड कॉमन, मतलब एक भी साइड कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो साइड कॉमन, ठीक है। मतलब ऐसे भी ट्राइंगल बनेगा जैसे आप P1 P3 P7 उनको लेके बना सकते हैं। तो पहले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स क्या होती है, स्ट्रेट लाइन वाला कॉन्सेप्ट। आप स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हो, स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए ना, ठीक है। तो इसकी जो अब इसके आपको प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, मैंने प्रैक्टिस भी डाले हुए हैं इसी चैनल पे, ठीक है। तो वहाँ पे देखना आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो एक डायगोनल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, दो, कोई भी 2 वर्टिसेस। कितनी वर्टिसेस है यहाँ पे, 8, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, हम बोल सकते हैं कि 8 में से आप कोई 2 को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। 8C2 कोई भी 2 सेलेक्ट होगी, जैसे आपकी P1 P6 हो गई, P1 P3 हो गई, लेकिन ठीक है, मतलब 8 में से 2 के जितने तरीके आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जितने ग्रुप बना सकते हैं, उतने ही तरीके से आपके ये लाइंस बन सकती है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या होगी कि P1 और P8 का भी इसमें शामिल है, P8 और P7 ये भी इंक्लूड हो रहा है। इसका मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कितनी, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8, ये क्या है, साइड्स भी माइनस हो रही है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो कितने बन जाएंगे, 8 पॉइंट्स हैं, 8C3। अब कोई भी अगर मैं साइड कॉमन नहीं एक साइड कॉमन रखना चाहता हूँ, तो एक साइड अगर आप कॉमन रख रहे हो तो ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने P1 P2 कॉमन रखी, तो P1 P2 अगर कॉमन रख ली, तो पहले ऐसे P1 P2 मैं कितनी तरीके से P1 P2 ले ली, P2 P3 ले ली, तो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकता हूँ, पहले तो 8 तरीके से। ये तो मैंने कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर ली। जैसे ही आप P1 P2 सेलेक्ट करोगे, अब P3 P4 रिजेक्ट हो गया, सॉरी P3 और P8 रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर आपने P1 P2 के साथ P3 लिया तो एक और साइड कॉमन हो जाएगी, उधर से P1 P8 एक और साइड रिजेक्ट हो जाएगी। तो अब आपके पास पॉइंट कितने बचे, पॉइंट बचे आपके 4 5 6 7, है ना, यानी कि कितने पॉइंट बचे, 4 पॉइंट और बचे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को मैं अब 4 में से कितना उठाना है, आपको एक और पॉइंट उठाना है। मतलब अगर n के टर्म में लिखूँ तो n तो पहले साइड्स में से मैंने कोई भी सिलेक्ट कर ली, उसके बाद में क्या होगा, n-4, n-4 में से क्या करेंगे आप, कोई भी एक वर्टेक्स सेलेक्ट कर लेंगे। 2 साइड कॉमन है, तो 2 साइड कॉमन जैसे क्या होगी, P1 P2 P3 हो जाएगी आपकी, उसका P2 P3 P4 हो जाएगी। तो इस टाइप से कितना 8 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, n होगा तो n आ जाएगा। कहाँ तक जाएगी कहानी, P7 P8 P1 और P8 P1 P2। इसका मतलब पहले P1 से स्टार्ट होगी, P1 P2 P3, एंटी क्लॉकवाइज चलते जाओ, P8 P1 P2 लास्ट होगी, ठीक है। नो साइड कॉमन, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टोटल में से थर्ड यानी फर्स्ट में से किस किस को माइनस कर देंगे आप, थर्ड वाला माइनस कर दो, और कौन सा माइनस कर दो आप, फोर्थ वाला, तो एक भी साइड कॉमन नहीं रहेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स दैट कैन बी चूजन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स ऑफ मैथमेटिक्स वेयर द, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसका है, आपका सिलेक्शन का। देखो एक तो मैं बोलूँ कि मैथमेटिक्स से कितने वर्ड बनेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल उसके जितने वर्ड जितने लेटर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, 5 उठाने हैं, तो पहले आप कोई 5 उठाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में वर्ड बनाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, 2M है, ठीक है, 2A है आपके, ठीक है, 2 आपके T है, ठीक है, और 1H 1E, ठीक है, और 1I 1C और 1S, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गए। काउंट कर लो एक बार, 4 4 4 8 11, 4 6 7 8 9 10 11। अब आपको कोई भी 5 उठाने हैं, तो देखो अगर सारे डिस्टिंक्ट होंगे तो उनसे बनने वाले वर्ड अलग होंगे, ठीक है, उनको अरेंज करने के तरीके अलग होंगे, क्योंकि हमने बोला था ना कि अगर अलाइक है तो उस हिसाब से वेरी करता है। तो यहाँ पे पहले 5, तो वो वेराइटी क्या क्या आएगी पहले वो देखेंगे हम, वेराइटी क्या क्या वेराइटी आएगी। देखो ऐसा हो सकता है कि जैसे 2 अलाइक हो, ठीक है, 2 अलाइक, मैक्सिमम कितने अलाइक हो सकते हैं, 2 अलाइक हो, और बाकी दोनों भी अलाइक हो। 3 अलाइक तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं, और 1 डिस्टिंक्ट हो, पहला ये वैरायटी बन सकती है। जैसे एक सैम्पल लिख रहा हूँ मैं, M ले लिया आपने, 2 T ले लिया और एक A ले लिया, इस टाइप से। सेकंड क्या हो सकता है कि 2 अलाइक
और 3 डिस्टिंक्ट। जैसे आपने 2 M ले लिए, एक E ले लिया, एक A ले लिया, एक आपने I ले लिया, हो गए डिस्टिंक्ट। थर्ड, और क्या हो सकता है, टू अलाइक के हमने सारे यहाँ पे बना लिए। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, ऐसा 1 अलाइक करके तो कुछ नहीं होगा ना, ऑल डिस्टिंक्ट। ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग, जैसे MAHEI इस टाइप का। और तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई वर्ड नहीं बनेगा और कोई वेराइटी नहीं बनेगी। तो टू अलाइक देखो ध्यान रखना कि सेम साइज के जब भी आप उठाते हो तो उनके उस साइज के कितने अवेलेबल है, उनमें से आप ये दोनों एक साथ उठाएंगे। तो ये बहुत काम का पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, तो टू अलाइक जब जैसे 3 अलाइक होता है, हाँ अगर 3 अलाइक और 2 अलाइक अगर बाई चांस होता तो उनको अलग अलग उठाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे अगर सेम साइज के आप उठा रहे हो तो उनके टोटल सेम साइज के ग्रुप कितने हैं उनमें से उठाओगे। तो यहाँ पे टू अलाइक वाले कितने ग्रुप अवेलेबल है आपके पास, 3, 2M 2A। ठीक है, तो उन तीनों में से कोई भी आप 2 उठा लोगे। या जैसे मान लो, या फिर कितनी वैरायटी अवेलेबल आप बोलोगे, एक M की है, एक A की है, एक T की है, तो 3 में से आपने कोई भी 2 उठा लिए। जैसे आपने सोचा भाई मैं M और T को रिपीट करूँगा, या M और A को रिपीट करूँगा, या A और T को रिपीट करूँगा, हो गई वैरायटी। ठीक है, अब इनमें से जैसे मान लो आपका MM और TT आ चुका है, MM और TT आ चुका है। अब आपके पास डिफरेंट लेटर कितने अवेलेबल है। अगर MM और TT आ चुका है तो A भी, अब आप नेक्स्ट टाइम एक लेटर में एज ए 1 लेटर तो ले सकते हो ना। तो अब आपके पास क्या बचेगा, 1A 1H 1E, 5 और 6। तो 6 में से कोई एक उठा लिया आपने। और इसको अरेंज करने के इनके कितने वर्ड बनेंगे, इनको अरेंज करने के कितने तरीके आएंगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, नेक्स्ट टू अलाइक की वैरायटी कितनी है आपके पास, 3। तो 3 में से आपने कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया। भाई मैं M मतलब वो वैरायटी सेलेक्ट कर, भाई मैं 2 M वाले M को रिपीट करवाऊंगा, या A को रिपीट करवाऊंगा, या T को रिपीट करवाऊंगा। तो ये सोचने के आपके पास कितने तरीके हैं, 3। उसके बाद मान लो जैसे 2M आ चुका है। अगर 2M आ चुका है तो अब आपके पास डिस्टिंक्ट वैरायटी कितनी बची है, जैसे A बचेगा, T बचेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना हो जाएगा 7C3। और इनको अरेंज करने के तरीके कितने आएंगे आपके, ये हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा 2 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट में सारे डिस्टिंक्ट, तो वैरायटी कितनी अवेलेबल है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से आप क्या करेंगे, कितने उठाने हैं, 5 उठाने हैं। ठीक है, 8 में से कितने उठाने हैं, 5, और उनको अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा। एक सेकंड, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमारा आंसर थोड़ा ज़्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करते हैं, उनको अरेंज भी कर दिया। क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि अरेंज नहीं करना है, तो ये वाला हटा देना बस। ठीक है, मैंने अरेंज कर दिया। तो अगर वो नंबर ऑफ वर्ड्स पूछे तो ये करना, अदरवाइज आप क्या करोगे, सिर्फ आपके आंसर में क्या आना चाहिए, ये वाला पार्ट। कितना देगा ये आपका 18। इसको मैं काट देता हूँ ना, इसको काट देता हूँ, ये अरेंजमेंट के फैक्टर है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, गलत नहीं है, अरेंजमेंट के फैक्टर है। ये कितना होगा, 7C3 कितना होता है आपका, 765। ठीक है, देखो ये भी निकालना, जिन लोगों को वैसे जिन लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा उनको तो आता होगा, जिन लोगों को नहीं आता वो देखो 7C3 है तो 7 को 3 बार कम करो, 765, और 3 इसको लिखो 3 2 1। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 35 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 105। ठीक है, 105। और ये कितना होगा 8C5 का मतलब 8C3 भी होता है, ये पता होगा ना। एक ही बात है, 8 में से 3 को सेलेक्ट करो या 5 को रिजेक्ट करो, एक ही बात होती है। तो 8 को 3 बार कम करो, 8 7 6, नीचे कितना आ जाएगा आपका 3 2 1, तो कितना आ जाएगा ये आपका 56। तो एग्जाम में तो मैं क्या करूँगा, लास्ट की डिजिट देख लूँगा बस। ठीक है, तो लास्ट की डिजिट कितनी हो जाएगी अपनी 8, और 8 5 कितना होगा 13, तो 9 आ जाएगा। तो आपका 4th वाला आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन अगर हमारी सही है तो। ठीक है, अब सिलेक्शन बेस्ड 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपका इन अ ग्रुप ए देर आर 4 men and 5 women, एंड ग्रुप बी देर आर 5 men and 4। इफ 4 people आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, पहला जो ग्रुप है उसमें 4 men 5 women। ठीक है, और जो दूसरा ग्रुप है उसमें 5 men और 4 women है। ठीक है, इफ 4 people, अब 4 लोगों का आपको सिलेक्शन करना, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 men and 4 women। ठीक है, तो अगर आपको टोटल 4 उठाने हैं, ठीक है, अब टोटल 4 में भी आपको अब क्या करना है, देखो 4 people आर सेलेक्टेड फ्रॉम ईच ग्रुप। ठीक है, इसमें से भी 4 उठाने और इसमें से भी आपको 4 उठाने, और ऐसा होना चाहिए कि 4 men and 4 women आए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इधर से पहले आप बोलोगे, मान लो इधर से 4 men आ गए। ठीक है, इधर से ये ए ग्रुप को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको ऑरेंज से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो इधर से मान लो आपकी 4 women आ गई। ठीक है,
इधर से आपके 4 मैन आ गए, ठीक है, हो गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि इधर से 3 मैन आ जाए, ठीक है, और क्योंकि 4 लोग तो लेने ही हैं तो 1 वुमन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम बोलेंगे 4 मैन और 3 मैन प्लस 1 वुमन, ठीक है। या फिर 2 मैन प्लस 1 वुमन, इस टाइप से हो जाए। या फिर 1 मैन प्लस कितना, एक सेकंड, 2 + 2 या 1 + 3, या फिर क्या हो जाए, चारों के चारों वुमन हो जाए, इस टाइप से। इसमें भी सेम पैटर्न बन जाएगा, 4 + 1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2 + 2 ये हो जाएगा आपका 2 + 1 + 3, और ये क्या हो जाएगा 4, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट। अब आप सेलेक्ट करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा भाई, इधर 4 में से 4 मैन उठाने हैं तो कितने तरीके हो जाएंगे इनके, 4C4, और उधर कितनी वुमेन थी 4, तो 4 में से 4 उठाने 4C4, यानी एक ही तरीका है। सिंपली इसमें क्या करोगे आप, 4 में से एक मैन उठाना है, 3 उठाने तो 4C3, ठीक है। उसके बाद में इसको भी मैं ग्रीन से लिख देता हूँ 4C3, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा ग्रीन वाला इधर के ग्रुप से सेलेक्ट करना है, और एक वुमेन उठानी है तो 5C1, क्योंकि इधर वुमेन कितनी है 5, उधर कितनी है 5 में से एक लेनी है, ठीक है। और उधर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, उधर 4 वुमेन उठानी है तो 4C4 और एक, ठीक है, एक सेकंड रुको, यहाँ पे ये 3 आएगा ना, हाँ हमने गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे 3, ये केस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4C3, ठीक है, 4C3 इंटू वुमेन कितने उधर, एक सेकंड, ये यहाँ पे कितना आएगा आपका मैन, ठीक है। तो इस टाइप से कर लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4C3 और मैन कितने आपके 5, तो 5C1, इस टाइप से क्या करोगे आप, टोटल यहाँ पे क्या कर दोगे, नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे आपके। ये वाला क्वेश्चन ज्योमेट्री का है, ठीक है, तो बहुत ईजी है, इसमें ट्राइंगल दे के रखा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाने, ठीक है। यहाँ पे P1 देयर आर 5 पॉइंट्स, साइड AB है, ये साइड AB पे आपको 6 पॉइंट दे के रखे हैं, 5 है ना, 5 पॉइंट इस पे दे के रखे हैं, P1 P2 P3 कहाँ तक दे के रखे हैं, P5 पे, वैसे P6 से लेकर P11 तक इस पे दे के रखे हैं। अब आपको इस पे क्या करना है, ट्राइंगल बनाने हैं। तो ट्राइंगल बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, टोटल कितने पॉइंट चाहिए आपको, 3 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो आप कैसे कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे तीनों एक से तो ले नहीं सकते आप, ऐसा, हाँ ऐसा हो सकता है कि 2 एक से ले लो, जैसे मान लो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 2 पॉइंट एक से ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हो, ठीक है, इस टाइप से। फिर एक पॉइंट यहाँ से उठा लो, ट्राइंगल बन गया, एक पॉइंट यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, एक यहाँ से ले लो, तो ट्राइंगल बन गया। तो आप क्या करो ना, टोटल पॉइंट कितने अवेलेबल है, इसको या तो आप डायरेक्ट वे में कर सकते हो या इनडायरेक्ट वे में भी कर सकते हो, कि टोटल पॉइंट कितने अवेलेबल है 18, तो 8 से वर्टिसेस को हम काउंट नहीं कर रहे, ठीक है, इन्होंने मना किया हुआ है। तो 18C3 उसमें से वो हटा दो जो रूल का वायलेशन हो रहा है। तो रूल का वायलेशन कब होगा, जब आप इन 5 में से साइड AB पे जो पॉइंट है उसमें से कोई 3 पॉइंट से ट्राइंगल बना दो, वैसे ही जो पॉइंट आपके इस पे अवेलेबल है उनसे कोई लेके बना लो, और जो AC पे 7 पॉइंट है उन्हीं से लेकर ट्राइंगल बना दो, तो ये आपका रूल का वायलेशन हो जाएगा, तो आपका इससे आंसर आ जाना चाहिए।